नमस्कार। मैंने काफ़ी सोचा तो मुझे बार बार ये लगा कि हम दो तरह की नासमझी या कहें मूर्खताओं में उलझे हुए हैं, जिनकी वजह से डर का माहौल लगातार बढ़ रहा है। ये दो तरह की नासमझी कौन सी हैं, इन्हीं पर ज़रा सा बात करते हैं। पहली नासमझी जो मुझे लगती है वह है आरटी-पीसीआर किट से इतनी बड़ी संख्या में जांच करना। अब ज़रा गंभीरता से सोचिए कि क्या वास्तव में इस बीमारी में इतनी ज़्यादा इस तरह से जांच करने की ज़रूरत है? दूसरी बीमारियों में हम इस तरह से जांच नहीं करते, इसमें क्यों ज़रूरत है? तो ज़रूरत क्यों लग रही है, उसकी वजह यह है कि डर, मरने का डर। ये आतंक, ये खौफ, ये भय पूरी दुनिया में फैला हुआ है कि कहीं कोरोना से संक्रमित होने पर हमारी मौत न हो जाए। और मौतें कितनी हो रही हैं, यह भी साफ हो गया है। बेहद कम, सामान्य फ्लू से ज़्यादा मौतें नहीं हैं, उल्टा उससे कुछ कम ही हैं। 80% मामलों में यह साफ हो चुका है कि बहुत मामूली लक्षण आएंगे। 50% लोग तो ऐसे होंगे जिनमें लक्षण नाम की कोई चीज़ ही नहीं होगी, यानी कि उनके लिए बीमारी शब्द ही बेकार है, उनको पता ही नहीं चलेगा अगर जांच ना हो तो। 80% में बहुत मामूली लक्षण आएंगे, जो कुल संख्या, कहीं कहीं 90% में बहुत मामूली लक्षण होंगे। यानी ये वे लोग होंगे जो अपने घरों में रहकर बगैर किसी दवा के अपने आप ठीक हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में उनमें कोरोना पॉजिटिव या निगेटिव की जांच करने की आखिर क्या ज़रूरत है? हम टीबी की नहीं जांच करते हैं, हम निमोनिया की नहीं जांच करते हैं, हम दूसरी तमाम बीमारियों की नहीं इस तरह से जांच करते हैं, इसमें जांच की आखिर क्या ज़रूरत है? और यह भी अब साफ हो रहा है कि 70% लोग ऐसे होंगे जो संक्रमण फैला ही नहीं सकते, वो फैलाएंगे ही नहीं। इसके बाद हम लगातार जांच करने के अभियान में लगे। अगर हम इस तरह से जांच कर रहे हैं तो कहाँ पहुँचेंगे? अमेरिका की तुलना में हमारी जांच की जो रफ्तार है, उस हिसाब से अगर हम देखें तो अमेरिका जितनी जांच करने में अभी हमको 113 दिन लगेंगे। और मैं दूसरी तरह से इसको कहता हूं कि हम इसकी रफ्तार अगर 4-5 गुना बढ़ा भी लें, आज की तारीख में जो जांच की रफ्तार है उस हिसाब से 40-50 साल लग जाएंगे पूरे देश को जांचने में। और इसकी रफ्तार 4-6 गुना अगर बढ़ा लेते हैं तो भी 8-10 साल लग जाएंगे। तो आखिर हम जांच के किस फेर में पड़े हुए हैं? और जांच का फ़ायदा क्या है? हम जांच करते हैं, किसी में पॉजिटिव निकल आता है, उसको क्वारंटाइन कर देते हैं, यानी व्यवस्था का बोझ बढ़ा देते हैं, जबकि ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत सिर्फ उनको है जो मुश्किल में है, परेशानी में है, जिनको गंभीर किस्म के लक्षण आने शुरू हो गए, उनकी जांच करने की ज़रूरत है। तो ये जांच, अगर इस जांच से ज़रा सा उबर जाएं तो ये भय का माहौल समाप्त हो जाएगा। सीडीसी ने मई 2018 में अमेरिका की एक रिपोर्ट की। उस रिपोर्ट के हिसाब से जिस दौरान कोरोना का कहर ज़्यादा बढ़ रहा था, उन 3-4 हफ्तों में अमेरिका में फ्लू के मरीज आमतौर पे अस्पतालों में नहीं पहुंचे। बाद में क्या हुआ वो तो बाद में आएगा, लेकिन उस दौरान की बात है। इसका मतलब ये है, जिस अमेरिका में फ्लू से इतने ज़्यादा लोग ग्रस्त होते हैं, करोड़ों लोग ग्रस्त होते हैं, लाखों लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन नहीं पहुंचे, साफ संकेत है कि वे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुए। तो जिस अमेरिका का हम डर दिखाते हैं कि बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, वहाँ भी वो स्थिति नहीं है। उन मरने वालों में दूसरी बीमारियों से मरने वालों की संख्या भी शामिल है, ये बात बाद में समझ में आएगी। हिंदुस्तान में अगर जांच कर लिया जाए ठीक से तो अंदाज़ा यही है, जो प्रतिशत है संक्रमितों की, उस प्रतिशत के हिसाब से आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, इस देश में 10 करोड़ से कम संक्रमित नहीं मिलेंगे। आप सोचिए तब स्थिति कितनी डरावनी हो जाएगी। लेकिन 10 करोड़ नहीं, 50 करोड़ भी मिल जाएं तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि हिंदुस्तान में मरने वालों की संख्या सचमुच बहुत कम है। और उसकी वजह है कि यहाँ हमारी इम्यूनिटी, हमारे तौर तरीके, खान पान का शऊर हमारा दूसरा है, हमारी जीवन शैली कुछ अलग रही है। इस नाते हम इस तरह के संक्रमणों से उबरने की ताकत दूसरी तरह की रखते हैं। इस बात को समझने की ज़रूरत है। और एक बात यह भी है कि इन मौतों में सारी मौतें कोरोना की नहीं हैं, दूसरी तमाम बीमारियों की। यह तो साफ है कि जिनको गंभीर बीमारियां हैं कुछ, वही सिर्फ मौत के शिकार हुए हैं। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ कोरोना से मरने वाले ही हैं। और इस बात को समझकर अगर हम जांच के दायरे को थोड़ा सा संभालने की कोशिश करें तो डर का माहौल भी पूरे देश में कम हो जाएगा। अब मैं सीडीसी की कुछ रिपोर्ट पढ़ता हूँ, इन पर भी ज़रा सा ध्यान दीजिए। आप स्क्रीन पर नज़र डालिए और देखिए कि तस्वीर क्या बनती है।
सीडीसी ने 1 अक्टूबर 2019 से 4 अप्रैल 2020 के बीच की रिपोर्ट की है, उसकी वेबसाइट पर मौजूद है। उस रिपोर्ट के हिसाब से 3 करोड़ 90 लाख से लेकर 5 करोड़ 60 लाख के बीच में लोग फ्लू से ग्रस्त हुए। जिन लोगों ने चिकित्सा के लिए संपर्क किया उनकी संख्या है 1 करोड़ 80 लाख से 2 करोड़ 60 लाख के बीच। हॉस्पिटल में जो लोग भर्ती हुए उनकी संख्या है 4,10,000 से 7,40,000 के बीच, और जिनकी मौतें हुई वह संख्या है 24,000 से 62,000 के बीच। ये एक अनुमान है। 2018 की रिपोर्ट है कि जाड़े के सीजन में, यानी फ्लू का जो सीजन होता है, उस सीजन में करीब 80,000 लोग फ्लू से मौत के शिकार हुए। ये 4 दशकों में सबसे बड़ी संख्या है, यानी 40, 50, 60,000 लोग अमेरिका में फ्लू से मरते हैं, और संक्रमित होते हैं करोड़ों लोग, यानी 5-6 करोड़ लोग। 4-5-6 एक अनुमान के बीच में 4-5 करोड़ तो होते ही होते हैं। तो ये संख्या है, करोड़ों लोग संक्रमित होते हैं। सबकी जांचें नहीं की जाती, लेकिन इसमें हमने जांच का एक अभियान चला दिया है। एक एक व्यक्ति को पॉजिटिव या निगेटिव ढूंढना शुरू कर दिया। इसकी ज़रूरत नहीं थी। यहीं पर अब दूसरी नासमझी समझने की ज़रूरत है। इन जांचों के बाद हम रोज रोज रिपोर्ट जारी कर रहे हैं, रोज रोज बुलेटिन जारी कर रहे हैं। ये बुलेटिन क्या कर रही हैं? 1 वहाँ मरा, 5 वहाँ मरे, 10 वहाँ मरे। तो आज देश की सबसे बड़ी संख्या संक्रमितों की सामने आई। तो इस तरह से हम रोज रोज जो रिपोर्ट जारी कर रहे हैं उसका भय बन रहा है। टेलीविज़न पर, अखबारों में और सरकार के द्वारा जो इतनी रिपोर्टिंग की जा रही है, इसका असर क्या पड़ रहा है? अब बात यह है कि दूसरी बीमारियों में आखिर इस तरह से रिपोर्टिंग क्यों नहीं की जानी चाहिए? क्या दूसरी बीमारियां नहीं हैं? क्या हार्ट की बीमारी नहीं है? क्या टीबी की बीमारी नहीं है? क्या निमोनिया की बीमारी नहीं है? एक निमोनिया से सिर्फ तुलना कर लीजिए तो देखिए तस्वीर क्या बनती है। तस्वीर ये बनती है कि निमोनिया से 1.5 लाख लोग मौत के शिकार होते हैं इस देश में, और एक तरफ आपने अगर कहा कि 10 लोग कोरोना से मौत के शिकार हुए, वहीं पर बगल में अगर लिखना हो कि निमोनिया से कितने मरे, तो वो संख्या 30 गुना ज़्यादा होगी। तो डर किससे ज़्यादा पैदा होगा? तो इस बात को ज़रा समझने की ज़रूरत है कि हम जो आंकड़े सिर्फ एक बीमारी के जारी कर रहे हैं, यह ही न्यायपूर्ण नहीं है। न्यायपूर्ण स्थिति तब बनती है जबकि बाकी दूसरी बीमारियों के भी आंकड़े इसी के समानांतर जारी किए जाएं। या तो हम रोज रोज दूसरी बीमारियों के भी आंकड़े जारी करें, तो देखिए क्या बनता है, डर खत्म हो जाएगा। दूसरा, इस बीमारी के भी आंकड़े उसी तरह से जारी करें जैसे कि दूसरी बीमारियों में हम जारी करते हैं। इस रहस्य को ब्राजील ने समझ लिया है, इसी नाते उसने जो है आंकड़े जारी करना बंद कर दिए। तो इस बात को हमें भी समझने की जरूरत है। हमें पश्चिमी देशों के नक्शे कदम पर चलने की जरूरत नहीं है। हमें अपने माहौल को, अपनी आबो हवा को समझकर अपने हिसाब से संभलने की जरूरत है। इस बात को अगर हम समझेंगे तो शायद बच जाए, वरना पश्चिम की तरह हम भी हैंड सैनिटाइजर और मास्क के चक्कर में फंसकर कुछ और मुसीबतें मोल लेंगे। उन्हीं की तरह हम भी नाजुक हो जाएंगे, और एक दिन ऐसा आएगा कि छोटी छोटी चीज़ों से भी हम संभल नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमको जांचों का दायरा बढ़ाने के बजाय इम्यूनिटी बढ़ाने पर काम करना चाहिए। हमारी सरकार को काम इस बात के लिए करना चाहिए कि आज हमने इतने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया, कल हम इतने लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करेंगे। कुछ नहीं, जो काढ़ा साधारण सा है, मशहूर हो गया है, उसी का पाउच बना के बंटवाना हम शुरू कर दें, वितरित करना शुरू कर दें। जो कारगर साबित हुआ है तो ही देश का बहुत बड़ा भला हो जाएगा, उसमें ज़्यादा लागत नहीं आएगी। इस तरह से जांचों पर जो खर्चे आ रहे हैं, तो हम देश को भी बचा पाएंगे, देश को थोड़ा सेहतमंद भी कर पाएंगे। इस बात को समझ के अगर हम आगे बढ़ेंगे तो शायद ये सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी, ये डर का माहौल समाप्त हो जाएगा और देश संभल जाएगा। बस इतनी सी बात। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।